जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस ज्योग्राफी की क्लास में। और आज हम इसमें पढ़ने वाले शानदार से प्रश्नों को जो लगातार एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो जो बच्चे वीडियो से जुड़ चुके हैं वो इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आज ज्योग्राफी का कौन सा है। तो ज्योग्राफी का ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहा इसमें निकल पाया जाता है, ठीक है, सॉरी निकाला जाता है। तो लोहा सबसे ज़्यादा आपको इसमें बताना है इन चार ऑप्शन में कि लोहा इनमें मतलब किस में से निकाला जाता है। तो इसमें निकाला जाता है किस में, इन चारों विकल्पों में से किस में से निकाला जाता है? इंगुल से, हेमेटाइट से, बॉक्साइट से या डोलोमाइट से। तो जो लोहा निकाला जाता है वो निकाला जाता है हेमेटाइट से, क्योंकि लोहे का ये एक क्या है, अयस्क है। तो हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और डोलोमाइट से जैसा कि जानते हैं इससे क्या निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। अगला क्वेश्चन है समुद्र में ज्वार भाटा इसके कारण आता है। तो ज्वार भाटा बताना है किसके कारण ज्वार भाटा समुद्र में आता है। सूर्य का प्रभाव इसमें होता है, चंद्रमा का प्रभाव होता है, या फिर सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव होता है, या पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षी बल, ठीक है, ये कारण होता है ज्वार भाटा आने का। तो जैसा कि जानते हैं ज्वार भाटा आने का जो कारण होता है वो सूर्य का भी प्रभाव होता है और चंद्रमा का भी, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा का जो संयुक्त क्या है प्रभाव, वही क्या है, ऑप्शन नंबर सही हमारा सी है। तो दूसरे प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव। इसी कारण पृथ्वी पर जो समुद्र है, तो समुद्र पर जो है क्या आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुवीय अनुवर प्रदेश जिसको हम क्या कहते हैं, टुंड्रा, ठीक है, अनुर्वर प्रदेश जिसको हम क्या कहते हैं, टुंड्रा भी कहते हैं। वही बताना है कि उसकी खासियत क्या है, कि वो पतझड़ी वन उसमें आपको देखने को मिलेंगे, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, या फिर टुंड्रा जो होते हैं वो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, या फिर गर्म रेगिस्तान। तो टुंड्रा जैसा जानते हैं एकदम उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव का जो बिंदु होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, उसी को बोलते हैं। और वो उनकी प्रकृति कैसी है, तो उनकी प्रकृति है वो हमेशा ठंडे रेगिस्तान, ठीक है, वो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, अर्थात वहाँ पे कोई वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, वो ठंडे रेगिस्तान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोयस का पठार है। तो लोयस का पठार कहाँ पाया जाता है? तो लोयस का पठार देखो, लोयस का पठार है, पहले देखिए हिमानीकृत, ये इसका निर्माण हिमानीकृत से हुआ, जलकृत या नदीकृत या पवनकृत। तो लोयस का पठार जो है ये जैसा जानते हैं कहाँ पर है, चीन में है लोयस का पठार। और ये जो बना है ये पवनकृत, ठीक है, कैसा बना है, पवनकृत, हवाओं के कारण जो है हवा का प्रभाव ज़्यादा रहता है इस पठार पर, तो ये पवनकृत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार या सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार, या फिर बोलीविया का पठार। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा देखा जाए तो कौन सा होगा, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार ये सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस देश को, तो इनमें से बताना किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, नीदरलैंड को, फिनलैंड को, थाईलैंड या आयरलैंड को। तो किसको कहा जाता है जी, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है, फिनलैंड को कहा जाता है। और थाईलैंड को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश, ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, ये है थाईलैंड। तो थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश, बाकी फिनलैंड जो है हजार झीलों की भूमि कही जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यहाँ पे मीठे पानी को भी याद रखेंगे, मीठे पानी की झील पूछा गया है। सुपीरियर है, कैस्पियन है, वैकाल है, विक्टोरिया। तो जैसा जानते हैं बात करें आप कैस्पियन की, तो ये सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है,
सबसे बड़ी झील है, लेकिन कैसे पानी की है? खारे पानी की, लिखा है खारे पानी की। लेकिन ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वैसे विश्व की सबसे बड़ी झील भी यही है, कैस्पियन, और खारे पानी की भी कैस्पियन ही होगी। और बैकाल कैसी है? बैकाल है सबसे गहरी, सबसे गहरी झील है, और ये रूस में, कहाँ पर है? ये रूस में है, रूस के साइबेरियन क्षेत्र में पड़ती है। और जो कैस्पियन है, कैस्पियन सागर जो है ये मध्य एशिया में आपको देखने को मिलेगा, मध्य एशिया में है। और इसके कैस्पियन सागर से जो है 5 देशों की सीमा जो है टच होती है। और जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कहाँ है? क्या है? कौन सी है? सुपीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर लेक सुपीरियर जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ है? ये यूएसए में आपको देखने को मिलेगा, यूएसए और कनाडा में आपको कौन सी झील मिलेगी? उनके बॉर्डर पर सुपीरियर झील, ठीक है। जहाँ 5 झीलों का समूह है वहीं पर है सुपीरियर झील भी, और सबसे बड़ी है ये, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बायोमा है, स्टेनली है, एंजिल है, या न्याग्रा? तो न्याग्रा तो भारत में है, लेकिन सबसे अगर दुनिया का पूछा जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल, ठीक है। एंजिल जलप्रपात है सबसे ऊंचा, और ये पड़ेगा आपका दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, ठीक है। तो वेनेजुएला में है कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। तो वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला कहाँ पड़ता है? ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या अटलांटिक? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? विश्व का सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक। दूसरे नंबर पर अटलांटिक आता है, और तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे आर्कटिक, और पाँचवें नंबर पर आता है, पाँचवें नंबर पे साउदर्न, जिसको हम दक्षिणी सागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दक्षिणी सागर 5वें स्थान पर आएगा। और हिंद महासागर की जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है, और यस आकार का कौन सा महासागर है? तो ये है अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक जो है यस आकार का है। यस आकार का कौन सा है? अटलांटिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो प्रशांत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त भी जिसे कहते हैं, महासागर में है। तो किस महासागर में है मेरियाना ट्रेंच? प्रशांत में है, हिंद, आर्कटिक या अटलांटिक में है? तो ये मेरियाना ट्रेंच है, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और कहाँ पाया? ये है किस महासागर में? ये प्रशांत महासागर में है। और ये जो फिलीपींस देश है उसी के पास जो है आपको मेरियाना ट्रेंच वहीं पर है, फिलीपींस देश के पास ही मौजूद है मेरियाना ट्रेंच। ये दुनिया का सबसे बड़ा गहरा गर्त है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो जल मंडल का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है पृथ्वी के? 29% है, 65% है, 71% है, या 74%? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलमंडल की बात कर रहे हैं तो ये है 71%। और स्थल मंडल की बात की जाए, पृथ्वी पर कितना स्थल मंडल है? स्थल मंडल है 29%। स्थल मंडल का विस्तार है 29%, और 71% भूमि पर क्या है? जल का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कौन सा इसमें लवण पाया जाता है समुद्री जल में? मैग्नीशियम क्लोराइड जो है सर्वाधिक, भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पाया तो सभी जाएंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। तो पाए तो सभी जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl के नाम से जानते हैं, NaCl, ठीक है। तो NaCl पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बाकी समुद्री जल में आपको मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा, पोटेशियम सल्फेट भी मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक कौन सा है, इसमें है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सबसे लवणीय सागर है, सबसे लवणीय अर्थात सबसे सैलिनिटी वाला सागर कौन सा है? तो अरब सागर है, लाल सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर। तो सबसे अधिक मात्रा में जिसे कह सकते हैं सैलिनिटी या फिर खारापन किसमें है? तो ये है मृत सागर अर्थात डेड सी। डेड सी में है लगभग सामान्यतः जो समुद्री जल है उससे 10 गुना अधिक, ठीक है, 10 गुना अधिक ये लवणीय है मृत सागर का जल, और लगभग 34% इसमें क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो इसमें देखिए ये जो मृत सागर है ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। तो ये जो मृत सागर है वो जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि किन दो देशों का अलग करती है? किन दो देशों को, ठीक है, किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत पाकिस्तान को अलग करती है पाक जल संधि, या फिर भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश या भारत म्यांमार। तो पाक नाम सुनकर बहुत सारे लोग क्या टिक कर देते हैं, भारत और पाकिस्तान, क्योंकि पाक नाम है तो सोचते हैं ये पाकिस्तान तो होगा ही इसमें, तो भारत पाकिस्तान पे टिक कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि है? तो यह है पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को क्या करती है, ये जल संधि जोड़ती है, ठीक है। ये जल संधि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो भूमध्य सागर आप देखना है और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जो है जोड़ती है? डेविस है, मलक्का है, बास है या जिब्राल्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिब्राल्टर, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और ये यूरोप और अफ्रीका को क्या करती है, अलग करती है। बांस ऑस्ट्रेलिया में है, जो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य भाग है उसको अलग करता है। मलक्का जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को क्या करता है, जोड़ता है। और डेविस जल संधि ये ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है, तो डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पनामा एक देश का नाम है जो सेंट्रल एशिया में पड़ता है, सेंट्रल एशिया करें, सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका का एक देश है, और वहीं पर एक नहर बनी हुई है इसका नाम पनामा है। ये किन दो महासागरों को जोड़ेगा? तो भूमध्य एवं लाल सागर को नहीं जोड़ता है, ये प्रशांत एवं अटलांटिक को, या प्रशांत एवं हिंद महासागर को, अटलांटिक एवं हिंद महासागर को। तो ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को क्या करता है, जोड़ने का काम कौन करता है? पनामा नहर। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। आगे भूमध्य एवं लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? कौन सी नहर? ये स्वेज नहर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन आ गया है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि स्वेज नहर किसको जोड़ेगी? स्वेज नहर भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है, या फिर लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से या
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? सुएज नहर। सुएज नहर तो दुनिया के सबसे क्या है? सबसे लंबी नहर है और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और ये मिस्र देश में है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो बाल्टिक सागर और को उत्तरी सागर से कौन सी नहर मिलाती है? तो कौन सी कील नहर है या पनामा है? तो पनामा अभी आपको बता चुके, तो पनामा तो होगा नहीं, और स्वेज नहर भी नहीं होगा, या तो सू होगा या तो कील नहर। ठीक है, तो सू जो है, सू नहर जो है ये सुपीरियर झील को हिरोन झील से, ठीक है, हिरोन झील से जोड़ती है। सुपीरियर झील को हिरोन झील से क्या करती है? ये जोड़ती है। और ये जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन मिलाता है? ये कील नहर है। ठीक है, और कील नहर कहाँ है? ये आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। तो जर्मनी में कील नहर है और सबसे व्यस्त नहर भी कौन सी है? वो कील नहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे बेस्ट नहर कील नहर और सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? एक तरफ जलधारा, एक तरफ प्रकृति दी गई है। तो जलधारा लेब्राडोर ठंडी जलधारा, अगुलहास गर्म जलधारा, और क्यूरियोसियो ये गर्म जलधारा है, या गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा सही है, अगुलहास गर्म जलधारा ये भी सही है, और क्यूरियोसियो ये भी गर्म जलधारा ये भी सही है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम ये ठंडी जलधारा नहीं है, ये भी गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। और ये मैक्सिको के खाड़ी से जो है बहते हुए ये अमेरिका के अर्थात यूएसए के पूर्वी साइड में बहती है और ये गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। गल्फ स्ट्रीम जो है ठंडी नहीं है अर्थात गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कच्छ की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, या फिर उत्तरी सागर में। तो कहाँ आता है? ये फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी कहाँ है? ये है कनाडा देश में। कहाँ पर है? कनाडा देश में। बाकी कच्छ की खाड़ी भारत में है उत्तरी, और ये खंबात की खाड़ी भी कहाँ पर है? भारत में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो जो ज्वार भाटा आता है उसमें किसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है? सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा या महासागर? जैसा जानते हैं सूर्य का भी प्रभाव देखने को मिलेगा और चंद्रमा का भी। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक किसका है? चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव जो है ज्वार भाटा में आपको अधिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी बहती? अमेजॉन, सिंधु, नर्मदा या गंगा? तो जो अमेजॉन है, सिंधु और गंगा, ये सारी नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो ये नहीं होगा। और भ्रंश घाटी से कौन सी बहती है? नर्मदा। तो ये सारी अमेजन है, सिंधु, गंगा, ये मैदानी भागों का भी निर्माण करती हैं, तो मैदानी भागों से होकर बहती हैं, जबकि नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। बाकी और अन्य तीनों नदियाँ जो है ये डेल्टा बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो किस सभ्यता को नील नदी का वरदान? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, या फिर मिस्र की सभ्यता? तो ऑप्शन नंबर जो डी है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं, क्योंकि मिस्र की जो सभ्यता थी जो है वो किस नदी के किनारे फली फूली थी? वो नील नदी के किनारे, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प। तो सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? ये नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है, और लगभग 21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है। बाकी अन्य जो गैसें हैं वो 1% से भी कम, बाकी अन्य सभी गैसों को मिलाकर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये सभी गैसों को मिलाकर भी 1% से भी कम है। लेकिन इनकी संख्या आप नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? यह है नाइट्रोजन। अभी बताया 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% लगभग ऑक्सीजन। तो ये आज के 25 क्वेश्चन जो है आपके शानदार से प्रश्न थे, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इसी तरह आपको बहुत सारी वीडियो अब लगातार प्रोवाइड की जा रही और आने वाले समय में भी लगातार आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को यूँ ही बरकरार रखिए। जय हिंद।